हेलो नमस्कार साथियों। एक बहुत ही बड़े अपडेट के साथ आप सभी लोगों के सामने आए हैं। ये जो अपडेट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, ये है इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। जी हां साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड होता था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। और आज के डेट पे आज का ही ये अपडेट मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं कि एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के किस तरह से फटकार लगाया गया है। एसबीआई को मींस कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस तरह से फटकार लगाने का काम किया जा रहा है। सारी बात अगर हम देखें कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, आखिर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के क्यों एसबीआई को फटकार लगाने का काम एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है, तो साथियों भारत निर्वाचन आयोग का आपको यहाँ पे लोगो भी दिख रहा होगा। यही इलेक्शन में जो पैसा जो बॉन्ड्स इधर उधर किया जा रहा था उसी को लेकर के एसबीआई से कुछ सुझाव मांगा गया है, एसबीआई से कुछ दिखाने के लिए कहा गया है पेपर्स, तो एसबीआई ने उसको दिखाने से मना कर दिया है। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहां पे फटकार लगाने का काम किया है। कहा जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक अहम फैसला, अगर हम फैसले की बात करते हैं कि यह फैसला कब आया है, तो इस फैसले का आप टाइम भी देख सकते हैं कि 11 मार्च को यह फैसला आया है। मींस कि ये अप टू डेट फैसला मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। इसमें क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि चुनावी बॉन्ड इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 11 मार्च आज के ही डेट के बारे में बात किया जा रहा है। 11 मार्च को चुनावी बॉन्ड विवरण प्रस्तुत करने के लिए अदालत के पहले के निर्देशों के अनुपालन, मींस की पहले के निर्देश की अगर हम बात करते हैं तो पहले भी इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना कुछ डिसीजन दिया था, कुछ चीजों को कुछ गाइडलाइंस को बताने का काम किया गया था। साथ ही साथ कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई द्वारा दायर समय सीमा विस्तार के एक आवेदन को खारिज कर दिया गया है। अदालत ने निष्कर्षण निकाला है कि अपेक्षित जानकारी बैंक के पास पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। मींस की कहा जा रहा है ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मामला है इसके बारे में जानकारी पहले से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, जानकारी को लीक करने से, जानकारी को न देने के लिए क्या कर रहा है, देश भर के बहाने बना रहा है। इसी को लेकर के एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको फटकार पड़ी है। कहा जा रहा है कि अदालत ने उसे 12 मार्च 2024 के व्यावसायिक समय के समाप्ति तक जानकारी का खुलासा करने को कहा गया है। यह बात कौन कह रहा है? यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रही है। किससे? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कहा जा रहा है। आगे देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि यह कदम 1 महीने से भी कम समय में उठाया गया है जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित करते हुए जारीकर्ता बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण भारत के चुनाव आयोग को 6 मार्च तक जमा करने का निर्देश दिया था। मामला यहां से है और इसी मामले को लेकर के अपना रुख अपना रहा है। अपना कड़ा रुख कौन अपना रहा है? तो एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इतना कड़ा रुख अपनाया जा रहा है। कहा जा रहा है हालांकि समय सीमा से कुछ दिन पहले बैंक ने इन बॉन्डों की बिक्री से डेटा को डिकोड करने और संकलित करने की जटिलता को हवाला देते हुए 30 जून तक विस्तार की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था। तो इन सभी चीजों को लेकर के बड़ा उहापोह चल रहा था। अब आइए देखते हैं कि क्या क्या बातें इन सभी चीजों में कहा गया है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई डीवाई जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की हम बात करते हैं, जस्टिस संजीव खन्ना साहब की बात करते हैं, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर कॉमन कॉज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा दायर अवमानना याचिका के साथ साथ समय सीमा बढ़ाने के लिए एसबीआई के आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश के बावजूद चुनावी बॉन्ड से संबंधित महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा न करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का विरोध किया। यह मामला है, इसी मामले को लेकर के चुनावी बॉन्ड के साथ इतना हो हल्ला हो रहा है। तो इन सभी चीजों को जानना आप
एक नागरिक हैं, आपको इन सभी चीजों की जानकारी होना जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट, किसकी तरफ से? तो भारतीय स्टेट बैंक के तरफ से। अब कौन वो सीनियर एडवोकेट हैं? तो वो हरीश साल्वे साहब हैं। हरीश साल्वे ने दाता विवरण और भुगतान के विवरण को समेटने में बैंक के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रकाश डाला, जो अलग अलग सूचनाएं संभालने में संग्रहित थे। अब उन्होंने क्या कहा, हरीश साल्वे साहब के द्वारा क्या क्या तर्क दिया गया, इन तर्क को भी जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है एज अ लॉ स्टूडेंट्स। कहा जा रहा है हमें माय लॉर्ड्स के आदेश का पालन करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए। ये वकील साहब के द्वारा मीन्स की हरीश साल्वे साहब के द्वारा ये बात कही जा रही है। इसके जवाब में सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि अदालत के निर्देशों के अनुसार बैंक को मिलाना अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल जानकारी का खुलासा करना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि बैंक के पास सभी आवश्यक विवरण है, जैसा कि उसके केवाईसी रिकॉर्ड से पता चल जाता है। साहब ने कहा कि हमें टाइम चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सबका केवाईसी होता है और केवाईसी से सभी का विवरण उनके पास, बैंक के पास रहता है। आखिर में बैंक क्यों केवाईसी कर रही है? बैंक का कोई दूसरा काम नहीं है कि जब वो खाली रहेगा तब केवाईसी करेगा। अरे केवाईसी में हमारे डाटा को भी कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है, तो सारा का सारा डाटा एसबीआई आपके पास अवेलेबल है, फिर क्यों आप विलंब कर रहे हैं? क्यों नहीं आप चीजों को उजागर कर रहे हैं, जनता के सामने रख रहे हैं? कहा जा रहा है आप जो कह रहे हैं वो यह है कि दो अलग अलग सूचना भंडार हैं और उन्हें पुनः मिलान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा जारी किए गए निर्देश को देखें तो हमने आपसे यह मिलान अभ्यास करने के लिए नहीं कहा था। हमने केवल स्पष्ट प्रकटीकरण का निर्देश दिया है, जिस आधारों पर आप अतिरिक्त समय मांग रहे हैं वे हमारे द्वारा जारी निर्देशों से विलंब मेल नहीं खाते हैं। इस प्रकार के तर्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जा रहा है जब सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे के द्वारा मांगा जा रहा है टाइम, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये बातें कर रही हैं। अब साल्वे साहब के द्वारा क्या कहा जा रहा है, ये बड़ा एक लंबा चौड़ा डिबेट चल रहा है और इन सभी डिबेट्स को जानना, इन सभी डिबेट्स को समझना एक लॉ स्टूडेंट्स के लिए, एक एडवोकेट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साल्वे ने अदालत में कहा हमारे पास विवरण है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमारे पास नहीं है। यह कठिनाई भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दर्ज की गई जानकारी को अलग थलग कर देने के कारण पैदा हुई है। फिर नेक्स्ट में साल्वे साहब क्या कह रहे हैं, साल्वे साहब ने तर्क दिया हमें बताया गया था कि इसे गुप्त रखा जाना चाहिए था, इस तरह हमने तंत्र तैयार किया। हम अब कोई गलती करके कोई तबाही नहीं मचाना चाहते हैं। ये साल्वे साहब के द्वारा कहा जा रहा है किस प्रकार की गलती है और किस प्रकार की गलती के बाद तबाही होने की आशंका है, इन सभी चीजों की जानकारी यहां पर दी जा रही है। अब यहां पर देखेंगे जस्टिस खन्ना साहब के द्वारा क्या कहा जा रहा है। जस्टिस खन्ना ने प्रतिवाद किया किसी भी गलती का कोई सवाल ही नहीं है, आपके पास केवाईसी है और आप देश के नंबर 1 बैंक है। अगर एसबीआई की बात करें तो सब कोई अगर किसी से पूछो कि आप खाता बैंक में कहां खुलवाना चाहते हैं, सभी लोगों का एक ही जवाब रहता है, साहब हमारा तो खाता एसबीआई में ही खुलेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खुलेगा। ये लीगल करंट अफेयर है और इस लीगल करंट अफेयर को इसी तरह से आपको समझना होगा, इसी तरह से जानना होगा। अगर आप इससे मुंह मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे संभालेंगे। उन्होंने एसबीआई की दलील पर पैराग्राफ 10 की ओर से भी इशारा किया, जिसमें संकेत दिया गया था कि सभी खरीद विवरण मुख्य शाखा में एक सीलबंद कवर में रखे गए थे। ये सारी की सारी बातों को वहां पे रखने का काम किया जा रहा है। तब न्यायाधीश ने एक सीधा समाधान सुझाव दिया है। अब क्या क्या सीधा समाधान दिया है, सीधा सीधे क्या बातें बताई गई है। जब सीलबंद लिफाफे को खोलें, नामों को मिलान करें और विवरण प्रस्तुत करें। साल्वे ने स्वीकार किया कि एसबीआई के पास क्रेता का विवरण है। यह तो बात तय है भाई कि जो भी हमारा कस्टमर होगा, हमें कस्टमर्स का लिस्ट हमारे पास तो अवेलेबल ही होगा। जो हमारा खाता धारक होगा, जाहिर सी बात है जैसे ही हम जाते हैं अकाउंट में, बैंक में, तो बैंक हमारा पूरा का पूरा विवरण एक फॉर्म फिल करा करके ले लेता है। लेकिन उन्हें बांड संख्या के साथ मिलान करने में कठिनाई बताई। इसके अलावा उन्होंने उल्लेखन किया कि कुछ जानकारी डिजिटल रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से रखी गई थी, जिसे कार्य की
जिससे कार्य की कठिनाई बढ़ गई है। सुनवाई के दौरान सीजीआई साहब ने भी इन सभी बातों को कहने का काम किया। अब क्या कहा सीजीआई साहब, इसको भी हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है। कहा जा रहा है कि सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ ने भारतीय स्टेट बैंक से अब तक हुई प्रगति का खुलासा न करने पर भी सवाल उठाया। अब क्या यहाँ पे सवाल उठाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा? तो कहा जा रहा है कि हमारा फैसला 15 फरवरी को जारी किया गया था। ये सीजीआई साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारा फैसला ऑलरेडी 15 फरवरी को जारी कर दिया गया था। आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपके द्वारा किए गए मिलान की सीमा क्या है? भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप बताइए, पिछले 15 तारीख को अगर हमने आदेश जारी कर दिया है, या तो फिर आप हमारे आदेश को हल्के में ले रहे हैं, आदेश को मान नहीं रहे हैं, सोच समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया हूं और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैं, लेकिन आप काम नहीं करना चाहते हैं। क्या आप करना चाहते हैं, कैसे बचना चाहते हैं, उन सभी चीजों का आप यहाँ पे विवरण दीजिए, आप उन सभी चीजों का यहाँ पे जवाब दीजिए। कहा जा रहा है हलफनामा इस पर चुप है। हम भारतीय स्टेट बैंक से कुछ हद तक स्पष्टवादिता की उम्मीद करते हैं। सीनियर एडवोकेट ने अदालत को आश्वासन दिया कि प्रगति से संबंधित विवरण एक हलफनामे में रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। उन्होंने एक रास्ता भी सुझाया और कहा, क्या रास्ता यहाँ पे सुझाया गया है और क्या कहा गया है, ये बात का विषय है। इन सभी चीजों को हम देखते हुए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सीजीआई चंद्रचूड़ ने संकेत दिया। अब क्या संकेत दिया उन्होंने? ठीक है, हम एक संक्षिप्त आदेश देंगे। इस मौके पर एडीआर और कॉमन काज का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट प्रशांत भूषण साहब जो हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें रोकते हुए कहा, हमारे द्वारा आदेश सुनाने के बाद यदि कुछ बचता है तो आप अपना समर्पण कर सकते हैं। फिर सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए आदेश सुनाया, जिसमें टिप्पणी की गई कि यदि दलीलें पर्याप्त रूप से संकेत देती हैं कि जानकारी आसानी से उपलब्ध है, तदनुसार बैंक को मंगलवार यानी कि 12 मार्च को एक लिमिटेशन पीरियड दे दिया गया है। 12 मार्च को कामकाजी घंटों के अंत तक विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात आप सभी लोगों को जानना और समझना पड़ेगा। आदेश में क्या लिखा गया है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो आदेश होता है, वही ऑर्डर होता है, वही जजमेंट होता है। हमें पहले आदेश को पढ़ना है कि क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा गया। विश्लेषण यह किया जाना चाहिए कि क्या भारतीय स्टेट बैंक का समय विस्तार की मांग करना उचित है। उनके प्रस्तुतिकरण का सार यह है कि यह पता लगाने के लिए जानकारी का मिलान करना कि किसने किसने राजनीतिक दल को योगदान दिया है। इससे यह जानकारी पता चल जाएगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस किस ने कितना कितना किस किस राजनीतिक पार्टी को योगदान करने का, सपोर्ट करने का काम किया है। साथ ही साथ कर रहा है, एक समय लेने वाले प्रक्रिया है, यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। चूंकि जानकारी दो अलग अलग साइलों में रखी गई है, अब इस अदालत द्वारा जो ऑपरेटिव निर्देश जारी किया गया है वह स्टेट बैंक द्वारा लेन देन के प्रकटीकरण के लिए था। भारतीय स्टेट बैंक ने प्रस्तुत किया है कि दाता विवरण और भुगतान का विवरण उपलब्ध है। यद्यपि अलग अलग साइलों में, दूसरे शब्दों में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार बैंक को उस जानकारी का खुलासा करने का आवश्यकता है। यह बात आप सभी लोगों को पता है कि एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कड़ा रुख अपनाया गया है और कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कि भाई आप 12 तारीख को, वर्किंग डे में आप 12 तारीख को क्या करेंगे, जो भी आपके पास डेटा है उन सभी डेटा को आप प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से फटकार लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इन सभी चीजों को आप देख सकते हैं, बाय द टाइमिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो भी चीजें मैं यहाँ पे लेकर के आ रहा हूँ, ये सभी के सभी लाइव लॉ से मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। मामले का विवरण यही है कि भारतीय स्टेट बैंक बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अन्य 2024 का ये मामला है। ये एक रिट याचिका डाला गया था। इस रिट याचिका को भी आप जा करके आसानी से पढ़ सकते हैं और चीजों को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के डेली करंट अफेयर जानने के लिए, लीगल करंट अफेयर्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।